हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बिल्डिंग मटेरियल के बारे में, जो कि है हमारा सीमेंट और लाइम। ठीक है, तो सीमेंट और लाइम जो है हमारे एक तरह से बाइंडिंग प्रॉपर्टीज को रखते हैं, तो इनको हम बाइंडिंग मटेरियल भी हम लोग यहाँ पर बोल दे रहे होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करें कि बिल्डिंग मटेरियल के अंदर ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं तो कंक्रीट के बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से सवाल पूछे गए हैं वो है सीमेंट, है ना। तो सीमेंट से आप लोगों से सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। कुछ एक क्वेश्चन बीच बीच में लाइम के भी आएंगे, वो भी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, साथ के साथ देखते हुए चलेंगे। चलते हैं सबसे पहले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग यहाँ पर एसएससी जेईई 2007 से इस क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं, और जो लेटेस्ट ईयर रहेगा वहां तक हम लोग यहाँ पर इन क्वेश्चंस को देखते हुए चलेंगे। पहला सवाल कह रहा है आपसे कि जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट। जिप्सम को हम ऐड करते हैं सीमेंट के अंदर, क्यों करते हैं साहब? टू प्रिवेंट क्रेक्स, टू हेल्प C2S एंड C3S, टू गिव अ यूनिफॉर्म टेक्सचर, और या फिर हम काउंटरैक्ट करना चाहते हैं C3A को। तो इसमें ना 2-3 चीजें जानने लायक है। सबसे पहली तो चीज ये कि सर जिप्सम जो है वो हमारे सीमेंट के अंदर होता है या फिर किस तरह से हम लोग उसको मिलाते हैं, क्यों मिलाते हैं, और साथ के साथ ही C3S, C2S और C3S क्या है ना। तो ये सारी बातें आपको पता होगी तो आप इस क्वेश्चन का बहुत ही आसानी से जवाब दे पाएंगे। और बाकी सारे जो तीनों ऑप्शन है ना, बाकी सारे एक सही के अलावा जो बाकी 3 गलत ऑप्शन है उनको भी आप अच्छे से यहाँ पर समझ पाएंगे। सबसे पहली बात अगर मैं आपको बताऊं कि देखो सीमेंट जो है आप लोगों का, वो आप लोगों का बना होता है काफी सारे कंपाउंड से मिलके। सबसे पहला कंपाउंड जिसके अंदर होता है लाइम, सेकंड नंबर पे आप लोग देखेंगे तो सिलिका, लाइम सिलिका, थर्ड नंबर पे आप देखेंगे तो एल्यूमिना, लाइम सिलिका एल्यूमिना। फिर आप लोग देखेंगे तो देखो इसको ना आप लोग याद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आप लोगों को यहां पर ट्रिक भी बता दूंगा। फिर आता है मैग्नीशिया, फिर आता है आप लोग का यहां पर आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट आप लोग यहां पर देखेंगे सल्फर, और लास्टली आप लोग देखेंगे यहां पर जिप्सम। और एक और है हमारा यहाँ पर, जिनको आप एल्कलीज बोलते हैं ना, जो अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज है, जिनको हम लोग चाहते नहीं है लेकिन ये आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं, है ना, इस तरह से। ठीक है, इसको याद करने का सिंपल तरीका है, यहाँ पर आप लोग इसको याद कर लें, इसको आप याद कर लें, लोस में है एम्स। ठीक है, ये आप लोगों का हो जाएगा, है ना। एल से लाइम, एस से सिलिका, ए आप लोगों जो कैपिटल वाले लेटर्स है ना ये याद रखना है। एल से लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया और साथ में सल्फर। ठीक है, इसके अलावा जो जिप्सम है ना, ये जिप्सम हम लोग यहाँ पर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं मानते। हम लोग यहाँ पर जब सीमेंट को बना रहे होते हैं तो सीमेंट को बनाने के दौरान, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, जब तक सीमेंट के क्लिंकर बन के नहीं आ जाते ना, तब तक हम लोग जिप्सम को यूज ही नहीं करते हैं ना। यानी कि सीमेंट जो है वो आप लोग का बिना जिप्सम के भी बन जाएगा। सीमेंट बन गया बिना जिप्सम के। उसके बाद क्या होता है कि वो जो सीमेंट जो आप लोगों का बनाया होता है, जिसमें जिप्सम आप लोगों ने नहीं डाला है, उस सीमेंट के अंदर आप जैसे ही पानी डालोगे ना, वो वैसे का वैसे सेट हो जाएगा, है ना। तो वो अपने आप ही क्या कर जाएगा, वो थोड़ी सी देर के अंदर ही आप लोग देखोगे तो वो अपनी जो है हार्डन स्टेट में पहुंच जाएगा, प्लास्टिक स्टेज में नहीं रहेगा। फ्रेश जो सीमेंट है वो आप लोगों का यहाँ पर सीधा हार्डन हो जाएगा विद इन अ फ्यू मिनट्स। इस प्रॉपर्टी को, सीमेंट की इस प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पर फ्लैश सेट की प्रॉपर्टी कहते हैं। कौन सा कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? फ्लैश सेट की प्रॉपर्टी, है ना। यानी कि जैसे ही पानी डालोगे वैसे के वैसे ही वो क्या कर देगा, आप लोगों का यहाँ पर सूख जाएगा, या क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, सीमेंट सेट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग जब सीमेंट का क्लिंकर बना देते हैं, उसके बाद इसको जो बैग में पैक करने की बारी आती है ना, जब सीमेंट का क्लिंकर बन गया, सीमेंट बन गया, सीमेंट के छोटे छोटे डले बन गए हम लोगों के, जब उसको ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं ना, जब उसको बैग में भरने के लिए उसको बारीक करके आप लोग यहाँ पर पीसते हैं, उसी के टाइम पे आप लोग यहाँ पर जिप्सम उसमें मिला देते हैं। ठीक है, तो क्लिंकर बना वहां तक हमें नहीं चाहिए। जब हम फाइनली बैग में पैक कर रहे हैं ना, तो साथ में जिप्सम भी डाल देते हैं, ताकि वो जो फ्लैश सेट की प्रॉपर्टी है ना, इससे हमें यहां पर क्या कर सके, बचा सकेगा। अब बात आती है सर फ्लैश सेट क्यों हो जाता है? फ्लैश सेट होने का रीजन ये है कि देखो, जब आप लोग यहां पर पानी मिलाओगे सीमेंट के अंदर, तो क्या होगा, वहां पर कुछ रिएक्शंस होना चालू होगी, है ना। बिल्कुल, उन रिएक्शन में आप लोगों के 4 कंपोनेंट बनते हैं। एक बनता है C3A, एक बनता है C4AF, एक बनता है C3S और एक बनता है C2S। ये 4 कंपोनेंट आपके बनते हैं जैसे आप लोग यहां पर पानी मिलाते हैं। तो
अब यहां पर इनमें जो सबसे पहले बनता है वो बनता है C3A, ये बनता है C3A, और जो C3A है आपका, यही आपका रेस्पॉन्सिबल है इनिशियल और फाइनल सेट की वजह से, यानी कि इनिशियल सेटिंग टाइम पे यही डिनोट करेगा, यही डिसाइड करेगा इनिशियल सेटिंग टाइम, और ये आप लोगों को फाइनल सेटिंग टाइम के बारे में भी यही बताएगा, फाइनल सेटिंग टाइम। तो इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम को आप लोग यहां पर C3A से रिलेट कर सकते हैं, यानी कि जैसे ही आपने पानी डाला सबसे पहला कंपोनेंट बनता है C3A, और C3A के साथ जो रिएक्शन है अगर वो बहुत ही ज्यादा तेज हो गई तो पूरा का पूरा सीमेंट क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं इस प्रॉपर्टी को फ्लैश सेट की प्रॉपर्टी, है ना, हाथों हाथ सेट हो जाता है। इसी को आप लोग काउंटरएक्ट करने के लिए जब क्लिंकर बन जाएगा ना, वहां पर जिप्सम डाल देते हैं, जिप्सम डाल देते हैं। तो जिप्सम क्या करता है, जिप्सम आप लोगों की C3A की रिएक्शन को थोड़ी सी कम कर देता है, स्लो डाउन कर देता है पूरी प्रोसेस को, इसीलिए हमें थोड़ा टाइम मिल जाता है, जिससे हमारे सीमेंट के अंदर जैसे ही पानी डालूंगा वैसे ही वो सेट नहीं होगा। क्योंकि देखो आप लोग सीमेंट के अंदर पानी डालते ही अगर वो हाथों हाथ सेट हो गया ना, तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप जो काम करना चाहते हैं ना, मान लो मैं सीमेंट को उठा के प्लास्टरिंग करते वक्त मैं लगाना चाह रहा हूं, तो वहां तक मैं लेके जा ही नहीं पाऊंगा, है ना, जिसे पानी मिला है वो यहीं कहीं सेट हो गया, है ना, तो हमारे कोई काम का तो रहा नहीं। इसीलिए आप लोग यहाँ पर क्या चाहते हैं कि एक थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन मिल जाए जहां तक हमारा सीमेंट क्या रहे, वर्केबल रहे, हमारी इस कंडीशन में रहे, फ्रेश कंडीशन में रहे, है ना, प्लास्टिक स्टेज में रहे। इसीलिए आप लोग उसको सेट से बचाने की कोशिश करते हैं, उसीलिए आपको C3A को काउंटरएक्ट कराना पड़ता है, क्योंकि शुरुआत में जो है C3A ही बनता है आप लोगों का, है ना, ये तो बहुत लेट बनते हैं आप लोगों के, है ना, सबसे पहले C3A बनेगा, इसीलिए आप लोग यहाँ पर इसके लिए करेंगे। जिप्सम से क्रेक नहीं बचता है, C3A C2S C3S में काम नहीं देता, यूनिफॉर्म टेक्सचर नहीं देता, ये सीधा सीधा क्या करता है, क्योंकि देखो ये सब चीजें तो नहीं दे सकता ना, ये देखो यूनिफॉर्म टेक्सचर तो इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि ये लास्ट में मिलाया गया है आप लोग, है ना, और आप लोगों ने सीमेंट को पहले ही मैन्युफैक्चर कर दिया है इन बाकी सारे कंपोनेंट के साथ, ठीक है। एक जिप्सम है जिसको लास्ट में ऐड किया है ना, इसीलिए आप लोग यहाँ पर प्लस करके मैं यहाँ पर जिप्सम के तौर पे याद कराता हूँ, ठीक है, प्लस जिप्सम, ठीक है, ओके। अच्छा, इन सबका अगर आप परसेंटेज भी देखना चाहें कि कौन कितने क्वांटिटी में मौजूद मिलता है हमें, तो देख लो, ये लगभग आपको 62 से 67% के आसपास देखने को मिलेगा। सिलिका जो है 17 से लेके 25% के आसपास देखने को मिलती है। एल्यूमिना, देखो एल्यूमिना जो है वो 3 से 8% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। मैग्नीशिया की बात करें तो मैग्नीशिया आपको लेस देन 3% देखने को मिलेगा। अगर बात करें आयरन ऑक्साइड की, तो आयरन ऑक्साइड आपको 3 से 5% के आसपास देखने को मिलेगा। सल्फर की बात करें तो सल्फर आप लोगों को यहाँ पर लेस देन 2.75% के आसपास देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखो जिप्सम की बात की जाए तो जिप्सम जो है आपको 3 से 6% के आसपास देखने को मिलेगा, और एल्कली जो है ये आप लोगों के 1% के आसपास देखने को मिलता है ना। तो ये आप लोगों को एक रेंज मैंने आप लोगों को बता दिया, इस रेंज में आप लोगों को ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं। तो जो मेजर दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो है आप लोगों के लाइम और साथ में सिलिका, है ना। तो लाइम और सिलिका जो है ये मेजर आप लोगों को कंट्रीब्यूट करते हैं। लगभग देखो आप लोग तो जो है 80% के आसपास, 75 to 80% तक के आसपास का जो पूरा मामला है नॉर्मल सीमेंट का, वो आप लोग लाइम और सिलिका से ही आप लोग यहाँ पर होल्ड करवा लेते हैं, ठीक है। तो मेजर आप लोगों की दो ही चीजें। चलो बढ़ते हैं आगे। पिकअप करना है आप लोगों को यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। पहला कह रहा है कि लाइम जो है वो अवेलेबल हो सकता है फ्री स्टेट के अंदर। लाइम जो है वो मेड होता है किसके साथ, जिप्सम के साथ, और लाइम जो है वो आप लोगों को डोलोमाइट या कैल्शियम कार्बोनेट से मिलेगा। बताओ जरा, देखो लाइम जो है आप लोगों को कैसे मिलेगा मैं बताता हूँ आप लोग, है ना। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना आप लोगों का, CaCO3 जिसको आप बोलते हैं, इसका जब हम कैल्सिनेशन करते हैं, क्या करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं, तो इसके कैल्सिनेशन से आप लोगों को CaO प्लस CO2 देखने को मिलते हैं, ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में CaO देखने को मिलेगा। ये जो CaO है ना, इसी को आप लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइम। कौन सा लाइम बोलते हैं इसको, हम लोग यहाँ पर क्विक लाइम के नाम से जानते हैं। तो जो लाइम है वो हमारे कहां से निकल के आता है, हम लोग यहाँ पर कैल्सिनेशन करेंगे, किसको, इस प्रोसेस को कैल्सिनेशन बोलते हैं, है ना। किसका करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। लाइम जो है वो फ्री स्टेट में आपको नहीं देखने को मिलेगा, है ना। लाइम आपको फ्री स्टेट में नहीं देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर जो है वो कंबाइन ही मिलेगा। लाइम जो है वो आप लोगों को यहाँ पर जिप्सम के अंदर आप लोग देखें तो लाइम जो है आप लोग डोलोमाइट से देखो, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो C ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। लाइम जो है जिप्सम से नहीं बनता है, जिप्सम को आप लोग कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं ना, CaSO4,
H2O, ये आप लोगों का जिप्सम होता है, ठीक है। अब यहां पर इससे नहीं बनता है लाइम, लाइम जो है आप लोगों का कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आप लोगों को प्रपोर्शन बताना है, देखो प्रपोर्शन बताना है। प्रपोर्शन में आप लोगों को ऑलरेडी लिख के बैठा हूं, लाइम का ये है, सिलिका का ये है, दो ही प्रपोर्शन उसने पूछे। देखो तो लाइम जो है वो आप लोगों ने यहाँ पर 60 से मैंने बोला उसके आसपास, और जो सिलिका जो है मैंने बोला सबसे पहला आप लोग यहाँ पर लाइम को रखेंगे, तो लाइम 63 के आसपास रख दिया, सिलिका जो है 17 से 25 के बीच में रखना है, बाकी सारे अदर जो है आप लोग यहाँ पर इसमें चले जाए। तो ए ऑप्शन मेरा यहाँ पर करेक्ट बन जाता है, ये मेरे ख्याल से सभी लोगों को याद होगा। कंपाउंड कौन सा है जो आप लोगों का इमीडिएटली रिएक्ट करता है वाटर के साथ और सेट हो जाता है सबसे पहले, बताओ जरा। सबसे पहले मैंने आपको बोला सबसे पहले बनता है आपका C3A, जिसको आप लोग ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के बारे में बोलते हैं, है ना। अब देखो, अब यहां पर मैं आपको बताता हूं कौन सा जो है, कौन सा कंपाउंड जो है सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए। देखो एक है C3A, एक है आप लोग का यहाँ पर, देखो इनमें ना दो तीन चीजें याद रखनी है, C3A, C3S और C2S, इन तीनों के बारे में याद रखो बस। एसएससी जो है इन तीनों के बारे में पूछेगा। C4AF आपका काम नहीं आता है, वो सिर्फ रेट ऑफ हाइड्रेशन को देता है और कोई काम उसका है नहीं बेसिकली, है ना। C4AF आप लोगों के काम का नहीं है, सबसे जो मेजर काम का है वो यही मामला है ना। अच्छा देखो C3A मैंने बोला आप लोगों को, C3 जो है ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए। इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो कौन है, C3 है। फाइनल सेटिंग टाइम के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो कौन है, वो भी आपका C3 है। C3S क्या देता है फिर आप लोगों को, देखो अगर मैं आपसे कहूं इनिशियल स्ट्रेंथ, देखो इनिशियल सेटिंग टाइम अलग है, इनिशियल स्ट्रेंथ अलग है, तो इनिशियल स्ट्रेंथ के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि सर रिस्पॉन्सिबल कौन है बताओ जरा, तो मैं आप लोगों को नाम दूंगा C3S का। अगर मैं आपसे पूछूं फाइनल स्ट्रेंथ के लिए, फाइनल स्ट्रेंथ के लिए, तो फाइनल स्ट्रेंथ के लिए आप लोगों का जो रिस्पॉन्सिबल है वो है आप लोगों का यहाँ पर C2S। इसके अलावा जो C2S है ये आप लोगों को यहाँ पर अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है, यानी कि ये आप लोग देखो तो लॉन्ग टर्म में जो भी चीजें आने वाली है उनसे यही बचाएगा आप लोग को। जैसे कि फ्रीजिंग थ्रोइंग का जो इफेक्ट है वो आप लोग देखें तो किसके थ्रू आप नलीफाई कर सकते हैं, तो आप लोगों को C2S के थ्रू ही आप लोग कर पाएंगे। तो C2S जो है ये आप लोगों को रेजिस्टेंस भी देता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग, फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग, और साथ में ये रेजिस्टेंस देता है आप लोगों को, रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक, और सल्फेट अटैक से भी आप लोगों को यहां पर ये बचाने का काम करता है ना। देखो सल्फेट अटैक से बचाने का काम, साथ में फ्रीजिंग थ्रोइंग इफेक्ट से कम करने का काम, ये आपको यहाँ पर C2S देगा, क्योंकि ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है आप लोगों को, है ना। अच्छा देखो तो यहाँ पर आप लोगों को यही बातें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। इसमें देखो फ्रीजिंग थ्रोइंग क्या होता है, देखो आप लोगों को पता होगा सीमेंट को जब आप लोग पानी डालोगे, अगर मान लो बहुत ज्यादा कोल्ड एटमॉस्फेयर में आप लोग चले जाओ, तो क्या होगा, वो पानी जो आप लोगों ने सीमेंट के अंदर डाला है, अब देखो सीमेंट तो क्या करेगा, उसके साथ रिएक्शन करने की कोशिश करेगा, रिएक्शन करने की कोशिश करेगा, ऑब्वियस बात है, इसमें तो कोई दोहराई वाली बात नहीं है, ये आप लोगों को यहाँ पर रिएक्शन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो ज्यादा कोल्डर रीजन है, अब रिएक्शन हाथों हाथ तो होती नहीं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चलता है उसके अंदर, है ना, बिल्कुल। इसलिए देखा आप लोगों ने देखा होगा 28 दिन में आप लोगों को ठीक ठीक स्ट्रेंथ मिलती है, 1 साल की स्ट्रेंथ आप लोगों को और ज्यादा मिलेगी, 5 साल की उससे और ज्यादा मिलेगी, है ना। तो इस तरह से स्ट्रेंथ जो है विद द टाइम बढ़ती जाती है सीमेंट की, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखें, उठा के देखें, तो मैं आप लोगों से फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग क्या होता है कि देखो आप लोगों ने यहाँ पर सीमेंट को आपने कोल्डर रीजन में यूज किया, अब उसके अंदर जो पानी है ना, वो पानी क्या करेगा, जम जाएगा। अब देखो पानी की और बर्फ की दोनों की डेंसिटीज अलग अलग है, इसका अंदाजा आप कैसे लगा सकते हैं, आप लोगों ने देखा होगा बर्फ को आप लोग पानी के ऊपर डाल के देंगे तो बर्फ तैरेगी, यानी कि बर्फ जो है वो आप लोग की उतनी डेंस नहीं है जितना पानी डेंस है, ठीक है। तो यहां से हमें देखने को मिलता है कि सर दोनों की डेंसिटी डिफरेंट है, तो दोनों का वॉल्यूम भी डिफरेंट आएगा, है ना। तो जब पानी को आप फ्रीज कर देंगे ना, पानी को फ्रीज कर देंगे तो वो एक्सपेंड कर जाएगा, है ना, थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंड कर जाएगा, है ना। तो यहां से आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों को यहाँ पर सीमेंट के अंदर अगर यदि मान लो पानी अगर फ्रीज हो गया, कोल्डर रीजन में आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सीमेंट पेस्ट से काम कर रहे हैं या कंक्रीट से काम कर रहे हैं, तो वहां पर भी आप लोगों को ये टेंडेंसी देखने को मिलेगी कि फ्रीज हो गया, पानी फ्रीज हो गया। अब वो फ्रीज होगा, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा, वो फिर से क्या करेगा, पानी के फॉर्म में, फिर बर्फ बन गया, पानी बन गया, है ना। तो उसको ना वो एक्सपेंड करने के लिए उसको थोड़ी सी जगह चाहिए होती है अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसके थ्रू जो रेजिस्टेंस जो आप लोगों को देगा ना, वो रेजिस्टेंस कौन देता है आप लोगों को, यहाँ पर C2S देता है। C2S जो है वो बचाता है आप लोगों को कि
स्ट्रेंथ को जाने नहीं देता, फाइनल स्ट्रेंथ ही ये काम कर पाती है, इनिशियल स्ट्रेंथ ये काम नहीं कर पाती है। तो फाइनल स्ट्रेंथ आप लोगों को क्या करती है, वो रोक के रखती है कि जो वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है, बार बार ऐसे कर रहा है, एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसको बचाने के लिए जो काम में आता है वो C2S रिस्पॉन्सिबल रहता है उसके लिए, ठीक है। तो किसी की अगर अल्टीमेट स्ट्रेंथ अच्छी है तो उस पर फ्रीजिंग थ्रोइंग का इंपैक्ट उतना ज्यादा नहीं होगा, है ना। तो ये आप लोगों का काम आता है। अब क्वेश्चन पूछा है कि कंपाउंड जो कि सबसे पहले इमीडिएटली रिएक्ट करता है तो वो C3 करता है आप लोगों को, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो प्रॉपर साइज है क्यूब मोल्ड का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग के लिए, ये देख लेना। अगर वो पूछे सीमेंट के लिए, अगर वो पूछ रहे हैं सीमेंट के लिए, है ना, सीमेंट के लिए, तो सीमेंट के लिए जो क्यूब काम में आते हैं वो आते हैं 17.6 mm साइज के, है ना। अगर वो कंक्रीट कह देता है, देख लेना इस पूरे क्वेश्चन में सीमेंट की जगह कंक्रीट देखने को मिलेगा, तो यहां पर आपके 150 बाई 150 mm क्यूब का आप लोग को यहां पर आंसर देना है। सीमेंट और कंक्रीट में बहुत फर्क है ना, ठीक है। सीमेंट का मतलब होता है यहाँ पर, जो सीमेंट के क्यूब का मतलब होता है, यहाँ पर ये जो क्यूब बनाए जाते हैं ना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की टेस्टिंग के लिए, यहाँ पर सीमेंट सेंट का मोटार रहता है, यहाँ पर आप लोग का मोटार रहता है। मोटार मतलब सीमेंट प्लस सेंट, सीमेंट और सेंट का रेशियो। और जबकि अगर मैं यहाँ पर कंक्रीट के अंदर बात करूं तो कंक्रीट में सीमेंट भी रहती है, सेंट भी रहता है और साथ में एग्रीगेट भी रहता है ना, तो तीन आप लोगों के मिलके बने हुए रहते हैं। तो इनके जो है आप लोग यहाँ पर देखें तो इनके जो क्यूब्स रहेंगे या जिनके ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के जो आप लोग यहाँ पर ये जो क्यूब्स बनाने वाले हैं, इन क्यूब के अंदर अगर यदि आप लोग यहाँ पर देखें, ये देखो कंक्रीट से बनाओगे तो थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें एग्रीगेट भी डाल रहे हो आप, है ना। तो कंक्रीट के क्यूब्स इसलिए थोड़े से जनरली लार्जर रहते हैं, तो ये 150 का क्यूब बनता है, 150 एक साइड, इसमें 70.6 एक साइड का बनता है ना। यहाँ पर सीमेंट और सेंट का रेशियो लेते हैं, रेशियो कितना लेता है 1:3 लेते हैं, ये बता देता हूँ 1:3 में लेते हैं, है ना। बढ़ते हैं आगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ओपीसी की जनरली कितनी होती है। अच्छा देखो, जो ओपीसी है ना, ओपीसी मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इसकी जो आप लोग देखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको मिलेगी 3.15, है ना। इसकी जो है आंसर है 3.15। अब यहां पर बात आता है कि इसके लिए आप लोग यूज क्या करते हैं, ये आप लोगों से इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछ सकता है। तो जो आप लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं वो आप लोग निकालते हैं ली चैटलियर फ्लास्क से, ली चैटलियर फ्लास्क से। नाम याद रख लेना, ली चैटलियर फ्लास्क आप लोग यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना पिक्नोमीटर को यूज करते हैं हम लोग यहाँ पर सोइल के लिए, है ना। वैसे ही आप लोग अगर सीमेंट के लिए बात करें तो सीमेंट के लिए जो है आप लोग ली चैटलियर फ्लास्क को यूज करते हैं। जब हम सोइल के बारे में बात करते हैं तो सोइल की जो हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते थे उसके अंदर पानी को यूज करते थे, है ना। सोइल के लिए ऐसा करते हैं ना, टेक्नोमीटर लेते हैं, टेक्नोमीटर के अंदर एक बार पानी भर देते हैं, एक बार सिर्फ या सोइल भरी रहती है ना, ठीक है। उस तरह से जो प्रॉपर टेस्ट चलता है, सेम टेस्ट प्रोसीजर इसका भी है, ठीक है। सेम टेस्ट प्रोसीजर है, सेम फॉर्मूला, सब कुछ सेम है। बस यहाँ पर जो फ्लास्क है इसका नाम ली चैटलियर फ्लास्क है, वहां पर जो आप लोगों ने जार यूज किया उसका नाम पिक्नोमीटर है ना, ठीक है। साथ के साथ ही तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड लिक्विड आप लोग यूज करते हैं वहां पर पानी को यूज करते हैं। देखा होगा ना आपने डेंसिटी ऑफ सोइल टू द डेंसिटी ऑफ आप लोग यहाँ पर लिखते हैं वाटर, और बराबर में लिखता हूं मैं यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना। तो यहाँ पर वाटर आप लोगों ने एज ए स्टैंडर्ड लिक्विड यूज किया है, तो यहाँ पर जो हम लोग स्टैंडर्ड लिक्विड यूज करेंगे ली चैटलियर फ्लास्क में, वो हम पानी यूज नहीं करते हैं। जो हम स्टैंडर्ड लिक्विड यूज करते हैं वो करते हैं नेफ्था या फिर आप लोग केरोसिन, इन दोनों को आप लोग यहाँ पर यूज करते हैं एज ए स्टैंडर्ड लिक्विड। ये भी आप लोग बात याद रख लें। ओपीसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है आप लोगों को 3.15 आएगी, और ली चैटलियर फ्लास्क आप लोगों को यूज करना है, और साथ के साथ जो स्टैंडर्ड लिक्विड है वो आप लोगों का नैप्था या केरोसिन रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, स्नोक्रीट जो है ये आप लोगों का क्या है। देखो स्नोक्रीट है ना, देखो नाम से ही आप लोगों को यहाँ पर पता लग रहा होगा कि यहाँ पर है ना स्नोक्रीट। देखो एक दो नाम आप लोगों को याद रखना स्पेशली, है ना। एक आप लोग यहाँ पर याद रखना स्नोकेम, है ना। एक तो स्नोकेम याद रखना और एक आप लोग यहाँ पर स्नोक्रीट याद रखना, ठीक है। स्नोकेम जो है ये आप लोगों का यहाँ पर एक तरह से आप लोग यहाँ पर देखोगे तो ये कलर्ड सीमेंट है, तो ये एक तरह से आप लोगों को यहाँ पर कलर्ड सीमेंट नजर आता है। स्नोकेम या स्नोजेम के नाम से आप लोगों से यहाँ पर देखा, तो ये कलर्ड सीमेंट को बोलते हैं। अगर आपसे पूछे स्नोक्रीट क्या चीज है, तो स्नोक्रीट जो है ये आप लोगों के वाटरप्रूफ सीमेंट के पैंट बने रहते हैं, है ना। ये वाटरप्रूफ सीमेंट पैंट है, सीमेंट से बने रहते हैं, सीमेंट के पैंट है। इसके अंदर क्या होता है,
इसमें मोस्टली पार्ट ना सीमेंट का रहता है। सीमेंट आप लोगों का व्हाइट सीमेंट भी हो सकता है, आप लोगों का नॉर्मल कलर्ड सीमेंट भी हो सकता है ना। इस सीमेंट के अंदर हम लोग वाटर प्रूफर और एक्सीलरेटर्स को यूज कर लेते हैं। वाटर प्रूफर और एक्सीलरेटर्स को यूज करते हैं ना। एक्सीलरेटर्स वो कंपाउंड होते हैं जो हमारे रिएक्शंस को बढ़ा देते हैं ना, रिएक्शन को तेज कर देते हैं, होता है ना। आप लोगों ने देखा होगा केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आप लोगों ने, उत्प्रेरक करके आप लोग यहाँ पर कुछ बोलते हैं ना हिंदी के अंदर, बिल्कुल है ना। तो वो क्या करते हैं, उनकी उपस्थिति के अंदर हमारे पास क्या कर जाती है, हमारे ये जो इनकी प्रेजेंस होती है ना, उसी में क्या करते हैं, स्पीड अप कर देते हैं पूरी पूरी प्रोसेस को। तो ये यही काम करते हैं। ये जैसे जिप्सम था हमारा, जिप्सम क्या कर रहा था, जिप्सम स्लो डाउन कर दे रहा था प्रोसेस को। रिएक्शन जो हो रही थी, रिएक्शन को स्लो डाउन करने का काम कौन कर रहा था, जिप्सम कर रहा था। जिप्सम का जस्ट ऑपोजिट जो है वो आप लोगों के यहाँ पर कहलाएंगे एक्सीलरेटर, है ना। जिप्सम को आप रिटार्डर बोलेंगे, ये आपका एक्सीलरेटर है। एक्सीलरेटर क्या करते हैं, एक्सीलरेटर आपके प्रोसेस को फास्ट कर देता है कि यार तू 2 घंटे में रिएक्शन हो रही है, मैं चाहता हूँ 15 मिनट में हो, तो कैसे होगा, एक्सीलरेटर डाल दो उसमें, है ना। तो वाटर सीमेंट के अंदर आप वाटर प्रूफ और एक्सीलरेटर डाल देते हैं, तो वहां से आप लोग यहाँ पर वाटर प्रूफ सीमेंट पेंट आप लोग यहाँ पर बना पाते हैं। तो स्नोक्रीट जो है एक तरह से उन्हीं चीज का क्या है, पैटर्न फॉर्म है आप लोगों का। बाकी सभी रेस्ट ऑफ द पेंट के बारे में हम लोग यहाँ पर, पेंट जब हमारा यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल आएगा उसमें हम लोग यहाँ पर ज्यादा डिटेल में जानेंगे, है ना। इनेमल पेंट और डिस्टेम्पर, देखो डिस्टेम्पर आप सब लोग यूज करते हैं, इनेमल पेंट आजकल यूज होने लगे, है ना, घरों के अंदर। सेलुलोज पेंट क्या होते हैं ये मैं आप लोगों को बता दूंगा। सेलुलोज को आप लोग जानते हैं, बिल्कुल वही आप लोग यहाँ पर बेसिकली यूज करते हैं इसके अंदर, है ना। सेलुलोज जो कि टिम्बर से मिलता है, ऑप्टेन होता है, उसी को यूज कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखो, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है ओपीसी की 3 दिन वाली कितनी है। अच्छा देखो, अगर मैं ओपीसी की बात करूं तो ओपीसी ना टोटल 3 ग्रेड में मिलता है, 3 ग्रेड से आता है। एक आता है 33 ग्रेड, ठीक है। तो जो थोड़े से आप लोग के होते हैं ना लाइट इंजीनियरिंग वर्क्स के जो काम होते हैं वो आप लोग 33 ग्रेड वाले से करते हैं। 43 ग्रेड जो है ये आप लोग यहाँ पर मैशनरी कंस्ट्रक्शन वगैरह जो भी आप लोग यहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह देखोगे उसमें काम में आते हैं। एक आता है 53 ग्रेड। 53 ग्रेड का जो सीमेंट है ना, ये आप लोगों का हाई क्वालिटी सीमेंट होता है, और जो हाई राइज बिल्डिंग्स वगैरह होती है उसमें आप लोग यहाँ पर काम में जनरली आते हुए देखेंगे, है ना। देखो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं 3 दिन की स्ट्रेंथ ओपीसी की, 7 दिन की स्ट्रेंथ और ओपीसी की 28 दिन की स्ट्रेंथ। अच्छा देखो, नाम इनका 33, 43 और 53 क्यों पड़ा है, इसका रीजन बता देता हूं। इसका नाम 33 यूं है क्योंकि 28 दिन के अंदर 33 मेगापास्कल की स्ट्रेंथ क्रिएट करके दे देता है ये सीमेंट। 43 इसका नाम क्यों है, क्योंकि ये 43 मेगापास्कल की स्ट्रेंथ दे देगा आप लोगों को। और 53 इसका नाम क्यों है, क्योंकि ये 53 मेगापास्कल की स्ट्रेंथ आप लोगों को यहाँ पर दे देगा ऑन दी 28th डे। 28 दिन तक आप लोग प्रॉपर तरीके से उसकी क्यूरिंग करेंगे तो आप लोगों को इतनी स्ट्रेंथ आप लोगों को मिल जाने वाली होती है। अच्छा देखो, याद करने का तरीका याद रखें, याद करने का तरीका बहुत ही आप लोगों को यहाँ पर सिंपल है। 3 दिन में जो है 28 दिन की 50% स्ट्रेंथ मिल जाती है, और यहाँ पर 66% स्ट्रेंथ आप लोगों को 7वें दिन में मिल जाती है ना। ये देखो यहाँ पर 33 ग्रेड के लिए देखें तो 28 दिन में 33 है, तो इसका आधा कर दो भाई, तो इसका आधा आप लोग लगभग 16 के आसपास मान दो, तो 16 मेगापास्कल की स्ट्रेंथ यहाँ पर तीसरे दिन पे आप लोगों को मिल जाएगी, है ना। पूरी स्ट्रेंथ जो है मेगापास्कल में दी हुई है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एमपी, है ना, ठीक है। 7 डे में देखो तो इसका लगभग आप लोग यहाँ पर 2/3 कर लो तो 22 के आसपास। यहाँ पर इसका आधा करोगे तो 23, और यहाँ पर जो है 33 के आसपास। यहाँ पर देखो आप लोग तो 54 का आधा 27 होता है, और यहाँ पर इसका 2/3 करोगे तो लगभग जो है 37 के आसपास आएगा, है ना। ये इसकी स्ट्रेंथ है। अब इसने पूछा है कि 3 दिन की स्ट्रेंथ जो है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है ओपीसी की कम से कम कितनी होनी चाहिए, बताओ जरा। 3 दिन की स्ट्रेंथ जो है किससे कम नहीं हो सकती, बताओ। तो इस क्वेश्चन में आप लोग जो आंसर देंगे वो देंगे आप लोग यहाँ पर इसके हिसाब से। देख लो 3 डे स्ट्रेंथ किससे कम नहीं होनी चाहिए, तो देखो 16 मेगापास्कल से कम तो जा ही नहीं सकती 3 डे स्ट्रेंथ, है ना। तो 16 मेगापास्कल जो है लगभग बराबर हमारे यहाँ पर 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास बैठेगा, है ना। तो यही हम लोगों को यहाँ पर टिक कर देना है। आगे द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल है इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट के लिए, अभी अभी बताया मैंने आप लोग C3A, है ना, C3A। देखो ये 2 ऑप्शन सही है, आप लोगों को यहाँ पर शायद एक मिसप्रिंट हो गया होगा, तो C3A यहाँ पर करेक्ट आंसर है इसका, है ना, C3A। इनमें से कुछ नहीं, C3A यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मेन इंग्रेडिएंट कौन सा है पोर्टलैंड सीमेंट में, बताओ जरा। मेन मेजर इंग्रेडिएंट तो देखो सबसे ज्यादा आप लोग यहाँ पर देखोगे तो लगभग 63% के आसपास आप लोग यहाँ पर लाइम देखते हैं, और 20% के आसपास आप लोग यहाँ पर सिलिका देखते हैं। तो लाइम एंड सिलिका आप लोगों के यहाँ पर ये जो है लगभग आप लोगों को 75 से 80% तक का पूरा पार्ट ओन कर जाते हैं, इसलिए आप लोग इनको आप लोग यहाँ पर मेन इंग्रेडिएंट के नाम पे टर्म कर देंगे। नेक्स्ट,
अच्छी क्वालिटी सीमेंट के अंदर किसका हायर परसेंटेज होना जरूरी है, बताओ जरा। अच्छी क्वालिटी के सीमेंट के अंदर देखो, सीमेंट के अंदर जो है हम लोग यहाँ पर जब सीमेंट से जब हम लोग काम कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग क्या मान के चलते हैं, स्ट्रेंथ कौन सी मान के चलते हैं? अल्टीमेट स्ट्रेंथ हमारा गोल रहता है, या इनिशियल स्ट्रेंथ गोल रहता है, या इनिशियल सेटिंग टाइम गोल रहता है, फाइनल सेटिंग टाइम गोल रहता है? गोल क्या रहता है आप लोगों का? आप ये कहते हैं ना कि यार मेरे को तो आप ऐसा करो, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे को एक चेयर बनानी है, वो जो ऐसी चेयर बनाओ आप जो 100 किलो की लोडिंग झेल सके, ठीक है। अब उसको जब आप बना रहे होंगे, मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे जो मैन्युफैक्चर के बिल्कुल मिडिल पे होंगे, है ना, तब आप लोग देखेंगे तब भी वो चेयर जो है थोड़ा बहुत लोड झेल पाएगी। जब लेकिन फाइनल करके टच निकल के आता है ना, तब आप लोग कहते हैं लो अब बन के तैयार है, अब बताओ आप लोग, है ना, ठीक है। तो यही काम हम लोग यहाँ पर कंक्रीट के अंदर करते हैं, सीमेंट के अंदर करते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर आप लोगों को बनाना है तो वो उसकी फाइनल स्ट्रेंथ के दम पे बनता है कि यार मुझे तो ये चाहिए कि देखो, अब आप लोगों को ये तो पता ही है ना, देखो यहाँ पर अगर आप लोग गोल की बात करें तो गोल देखो आप लोग, तो गोल आप लोग क्या रखते हैं, गोल आप लोग रखते हैं कि सर 28वें दिन पे स्ट्रेंथ कितनी है। ये 33 गेट का नाम क्यों है? ये इनिशियल स्ट्रेंथ के बेसिस पे तो नहीं किया ना, ये थोड़ा सा आप लोग देखें तो लेटर यूज के लिए आप लोगों ने यहाँ पर स्ट्रेंथ निकाली है। इनिशियल स्ट्रेंथ तो 3 डे स्ट्रेंथ 7 डे स्ट्रेंथ को बोलते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन कहता है गुड क्वालिटी सीमेंट कंटेन करता है हायर परसेंटेज। अच्छा देखो, अगर यदि यहां पर मैं आपसे बात करूं कि अगर मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि मैं यहां पर कोई भी चीज बना रहा हूं, है ना, कोई भी यहां पर मैं डायग्राम स्ट्रक्चर कुछ भी मैं आप लोगों को यहां पर कह दो कि मैं यहां पर डिजाइन कर रहा हूं, बना रहा हूं का मतलब डिजाइन कर रहा हूं, है ना। तो डिजाइन के टाइम पे मैं यहां पर स्ट्रक्चर के अंदर क्या देखूंगा कि क्या मेरे सीमेंट की इतना आप लोगों का इनिशियल सेटिंग टाइम होना चाहिए, इतना मेरा फाइनल सेटिंग टाइम होना, नहीं, मैं किस पे फोकस करूंगा कि यार स्ट्रेंथ कितनी दे रहा है, स्ट्रेंथ कितनी दे रहा है। अब स्ट्रेंथ के अंदर आप लोगों का हो सकता है क्राइटेरिया किसी भी तरह से हो कि इनिशियल में स्ट्रेंथ कितनी मिलनी चाहिए, फाइनल में स्ट्रेंथ कितनी मिलनी चाहिए, उन सबका रोल सब कुछ मिला के, है ना, बिल्कुल सेम तरह से अगर मैं देखूं एक अच्छा क्वालिटी का सीमेंट अगर आप लोग बना रहे हो ना, उसमें देखो मैं आप लोगों को सारे कॉन्ट्रीब्यूशन बताता हूँ। C3A कितना होता है, C4AF कितना होता है, C3S कितना होता है और C2S कितना होता है। तो जो C3A की वैल्यू है वो आप लोगों को थोड़ी सी आप लोग यहाँ पर देखोगे तो ये जो रेंज है ना, ये आप लोगों को बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा, 4 से 14% के आसपास देखने को मिलता है C3। अगर वही बात करूं C4AF की, तो C4AF की रेंज 10 से 18 जा सकती है, लेकिन फिर भी याद रखना आप लोग कि हम लोग जो है ये अपर रेंज को अवॉइड करते हैं, यानी कि आपको C3A ज्यादा देखने को मिलेगा इन जनरल और C4AF आपको कम देखने को मिलेगा। याद रख लेना ये बात, है ना। ये आप लोग का अकॉर्डिंग टू वेटेज बोल रहा हूं मैं, वेटेज के बारे में बात कर रहा हूं, वेटेज। ये रेंज आप लोगों की मेंशन जरूर है, लेकिन हम चाहते हैं कि C4AF जो है हमारा कम ही रहे, C3A थोड़ा ज्यादा रहे, है ना। तो ये 4 से 14 वाली रेंज में ये जीतना चाहिए, इसको जिताना है आप लोगों को, लेकिन रेंज ये चल सकती है, लेकिन इसको अवॉइड करते हैं। C3S जो है वो आप लोगों का ही रहता है, ये बहुत ज्यादा हायर परसेंटेज में रहता है, 45 से लेके 65% तक आप लोग मान के चले। और जो C2S रहता है ये 15 से लेके 35% के आसपास लेके चले। तो अगेन अगर मैं आप लोगों से कहूं तो देखो, अगेन देखो यहां पर भी जो 75 से 80% जो मामला है ना, वो आप लोगों ने स्ट्रेंथ बेसिस पे इन्हीं को दे दिया है, ठीक है। तो जो आप लोगों का हायर जो कंटेन रहेगा वो रहेगा C3S। C3S आप लोगों को इनिशियल स्ट्रेंथ देता है। इनिशियल स्ट्रेंथ का मतलब है शुरुआती दिनों में, जैसे कि आप लोगों ने 28 डे स्ट्रेंथ दे दी, 1 महीने 2 महीने 3 महीने वाली। और जो आप लोग यहाँ पर ईयर 2 ईयर 3 ईयर की आप लोग स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं, वो आप लोगों को C2S देता है, ठीक है। तो C2S जो है वो आप लोगों को यहाँ पर ऐसे रोल प्ले करेगा और ऐसे आप लोगों को रोल प्ले करेगा, ठीक है। चलो कॉमनली जो है व्हाइट वॉशिंग के अंदर आप लोग किस तरह के लाइन को यूज करते हैं बताइए जरा। देखो तो लाइन के अंदर अगर मैं बात करूं तो देखो जो कैल्सिनेशन से मिलता है वो क्विक लाइम मिलता है, वो मिलता है क्विक लाइम। एक क्विक लाइम क्या होता है मैंने बता दिया आप लोग। अब बात आती है सर फैट लाइम क्या है और हाइड्रोलिक लाइम क्या है। अच्छा देखो फैट लाइम है ना, उसके बहुत ही ज्यादा बढ़िया नाम है। देखो फैट लाइम बोल दो आप लोग, अब इसको आप लोग यहां पर कहते हैं रिच लाइम भी बोलते हैं, इसको आप लोग यहां पर व्हाइट लाइम भी बोलते हैं, है ना। तो जितने भी अच्छे अच्छे नाम है वो सब इसको दे देना, है ना, ठीक है। फैट लाइम, रिच लाइम, व्हाइट लाइम, है ना, ठीक है। तो ये जो है इसके अंदर जो CaO की वैल्यू है, जो लाइम का जो परसेंटेज है, ये आपको यहां पर 95% देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो यहां पर आप लोगों को जो क्ले है, बाकी जो रेस्ट ऑफ द परसेंटेज है वो आपको लेस देन 5% देखने को मिलेगा, है ना। तो यानी कि 95% से ऊपर जा सकता है और ये क्ले आप लोगों की 5 से नीचे रहेगी, याद रखना, है ना। तो इस तरह की जो क्वालिटी वाला जो लाइम है ना, इसको आप लोग यहां पर क्या बोलते हैं,
क्या बोलते हैं इसको, इसको आप लोग बोलते हैं फैट लाइम। फैट लाइम के अंदर दिख रहा है आप लोगों को मेजरली क्या है, आप लोगों का लाइम ही भरा पड़ा है ना, और आप लोगों का क्ले जो है बहुत कम है। क्ले जो है ये आप लोगों को हाइड्रोलोसिटी की प्रॉपर्टी देता है। अभी सिर्फ सुनते जाओ, है ना, अभी एक एक बात क्लियर हो जाएगी। हाइड्रोलोसिटी की प्रॉपर्टी जो है ये देता है। देखो अब आप लोगों ने कभी देखा चूना, देखा, बिल्कुल देखा है ना। अब चूना जो है ना, अगर यदि चूने के अंदर पानी डालो तो रिएक्शन बहुत तेजी से होती है। चूने में पानी डालो तो रिएक्शन बहुत तेजी से होती है। तो इसके अंदर रिएक्शन तेजी से होगी, उस रिएक्शन को आप लोग बोलते हैं स्लैकिंग। तो जो स्लैकिंग है वो आप लोगों को फास्ट देखने को मिलेगी फैट लाइम के अंदर, ठीक है, क्यों, क्योंकि परसेंटेज इसका ज्यादा है, ठीक है। लेकिन जो चूना है ना, सेट होने में बहुत टाइम लेता है। इसकी स्लैकिंग तो फास्ट है, लेकिन सेटिंग क्या हो जाती है, स्लो होती है। सेटिंग कैसी है इसकी, स्लो है। सेट थोड़ा सा धीरे होता है, और सेट होने के लिए भी इसको क्या चाहिए, इसको एयर चाहिए प्रॉपर। क्या चाहिए इसको, प्रॉपर एयर चाहिए। मैं पहले बता देता हूं, ये जो है फैट लाइम की स्लैकिंग फास्ट है। फैट लाइम में पानी डालोगे बड़े आराम से क्या करेगा, ये हाथ रिएक्ट कर जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा रिएक्शन होते टाइम है ना, जो पुराने जो टाइम पे जब आप लोग देखोगे ना, जब लाइम से आप लोग यहाँ पर व्हाइट वॉशिंग वगैरह करते थे या फिर जो पेंट वगैरह करते थे, उसके अंदर आप लोग यहाँ पर जनरली काम में लेते थे लाइम को। उसके अंदर ना जब हम लोग पानी डालते थे ना, तो जो मटका होता था उस मटके के अंदर लेते थे, है ना, तो मटका क्या करता था, कभी कभी फूट जाता था। रीजन क्या है, क्योंकि बहुत ही तेजी से रिएक्शन होती है। तो स्लैकिंग तो फास्ट होती है, लेकिन वो जो है आप लोग यहाँ पर देखोगे जब वो सेट होने लगता है, वो सेट होने में बहुत टाइम लगाता है, ठीक है। और सेट होने के लिए इसको एयर की प्रेजेंस इसको कंपलसरी है। एयर की प्रेजेंस इसको, एयर की आप लोग यहां पर प्रेजेंस देखोगे तो इसको चाहिए, ठीक है, समझ में आ गई, बिल्कुल। तो यहां पर देखो क्ले क्योंकि बहुत कम है, अगर मान लो यहां पर इसकी जगह इसकी वैल्यू ज्यादा होती तो क्ले तो सेट हो जाती है यार। क्ले क्या है, देखो क्ले तो मिट्टी है ना, मिट्टी तो एयर की प्रेजेंस नहीं भी होगी ना तब भी सेट हो जाएगी। तो अगर यदि आप लोगों की क्ले का परसेंटेज कम है तो आप लोगों की स्लैकिंग फास्ट है, सेटिंग लो है ना। यानी कि इस तरह की लाइन को आप लोग यहाँ पर एक तरह से प्योर लाइम बोलते हैं। इस तरह की लाइन को आप लोग एक तरह से प्योर लाइम बोलते हैं कि ये प्योर लाइम जो है उस कैटेगरी के अंदर आता है। इसमें बहुत ही कम आप लोग देखोगे तो अदर इंग्रेडिएंट है। हाइड्रोलिसिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है, हाइड्रोलिसिटी की प्रॉपर्टी होती है ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर सेटिंग फास्ट हो जाए, जिसके अंदर सेटिंग फास्ट हो जाए, लेकिन इसकी सेटिंग क्या है, स्लो है। यानी कि ये जो है फैट लाइम, इसकी हाइड्रोलिसिटी की प्रॉपर्टी लो है। ये हाइड्रोलिसिटी की प्रॉपर्टी क्ले देती है, लेकिन क्ले यहां पर है नहीं। क्ले होती तो ये जल्दी से सेट हो जाता, लेकिन क्ले नहीं, ठीक है। तो इसको यहां पर आप लोग देखोगे तो एयर की प्रेजेंस इसको रिक्वायर्ड रहती है फैट लाइम को। और फैट लाइम को आप लोग जनरली कहां काम में लेते हैं, व्हाइट वॉशिंग में आप लोग काम में लेते हैं। देखा होगा ना, ये तो मैंने अभी बता भी दिया आप लोगों को एग्जांपल के साथ, है ना। तो जितना भी व्हाइट वॉशिंग होगी आप लोग यहां पर, उसमें आप लोग जनरली काम में लेते हैं किसको, इसको। तो फैट लाइम आप लोगों का आंसर है। नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रोलिक लाइम। हाइड्रोलिक लाइम क्या होता है, हाइड्रोलिक लाइम क्या होता है, हाइड्रोलिक लाइम को देख लो आप, इस साइड हाइड्रोलिक लाइम। अब हाइड्रोलिक लाइम ना, ये ऐसा लाइम है जिसकी स्लैकिंग थोड़ी सी स्लो है। क्यों स्लो है बता देता हूं। इसमें जो क्ले है ये 5 से लेके 30% से ज्यादा, मतलब 5 से 30 के रेंज में आप लोगों को मिलेगी, 5% से 30% की रेंज में, ठीक है। तो यहां पर देखो क्ले ज्यादा है तो हाइड्रोलिसिटी की प्रॉपर्टी ज्यादा है। हाइड्रोलिसिटी की प्रॉपर्टी ज्यादा है, इट मींस यहां पर जो सेटिंग है वो कंपैरेटिवली फास्ट है। और यहां पर सेट होने के लिए एयर की प्रेजेंस आप लोगों को नहीं चाहिए, जरूरी नहीं है, एयर की प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है, बिना एयर के भी ये मामला हो जाएगा। एयर की प्रेजेंस यहां पर बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो सर ये काम कहां लेते हैं, तो जितने भी मैशनरी कंस्ट्रक्शन होंगे, यानी कि जो भी हम लोग मैशनरी कंस्ट्रक्शन करेंगे वो आप लोगों के यहां पर किससे होंगे, वो हाइड्रोलिक लाइम से होंगे, फैट लाइम से नहीं होंगे। याद रख लेना, फैट लाइम से नहीं होंगे। फैट लाइम सिर्फ व्हाइट वॉशिंग में काम आएगा, बाकी जगह आप लोगों का हाइड्रोलिक लाइम काम में आएगा। तो व्हाइट वॉशिंग के लिए कौन सा लाइम आप लोग काम में लेते हैं, तो फैट लाइम आप लोग यहां पर काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर कितना रिक्वायर्ड है पर बैग ऑफ सीमेंट, बताओ जरा। अच्छा देखो, एक बैग सीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि एक बैग सीमेंट में हम लोग यहां पर जनरली 50 केजी जो है सीमेंट को पैक करते हैं। कितना, 50 केजी, ठीक है, समझ में आ गई बात, बिल्कुल। अब देखो वाटर कितना चाहिए पर बैग में। अब इसके लिए आपको एक चीज समझना जरूरी है, क्या, देखो मैं आप लोगों को यहां पर एक प्रोसेस बोल रहा हूं कि देखो सीमेंट को आप लोग जब भी रिएक्ट कराओगे तो सीमेंट के अंदर पानी डालना पड़ेगा। रिएक्शन तभी स्टार्ट होगी सीमेंट के अंदर जब आप लोग उसमें पानी डालो। अब पानी डालो तो पानी कितना चाहिए ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो कितना पानी चाहिए बताता हूं मैं आपको।
तो यहां पर मेरे सीमेंट को 23% पानी चाहिए होता है लगभग लगभग, है ना, 23% पानी चाहिए होता है इसको, किसके लिए, रिएक्शन के लिए, किसके लिए, रिएक्शन के लिए, ठीक है। और बाकी यहां पर इसको 15% पानी और चाहिए होता है, किसके लिए चाहिए होता है, ये 15% पानी आप लोगों को इसको चाहिए वॉइड्स के लिए, ठीक है। ये हालांकि एक रेंज है, ये मैं आप लोगों को एक मिडिल रेंज दे रहा हूं, ये मिडिल रेंज दे रहा हूं, इससे आप 2-5 इधर भी जा सकते हैं, आप इससे 2-5 इधर भी जा सकते हैं, है ना, मतलब ये मैं मिडिल रेंज दे रहा हूं आप लोगों को, है ना। तो यहां पर अगर मैं बोलूं आप लोगों से तो यहां से 20 से 25 मानो इसको, और इस रेंज को आप लोग इधर से इधर मानो, है ना। तो ये रेंज जो है थोड़ी आगे पीछे है, मैं बता रहा हूं, लेकिन आप लोगों को ये दोनों वैल्यूज याद रखनी है, क्योंकि आगे भी आप लोगों से इस तरह के सवाल पूछेगा ये। तो रिएक्शन के लिए 23% पानी चाहिए और 15% पानी उसके वॉइड्स में भरा रहेगा, सिंपल सी बात है। सीमेंट के अंदर मैं पानी डालूंगा, रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन सारे पानी से तो नहीं हो जाएगी, कुछ पानी उसके वॉइड्स में भरा हुआ रह जाएगा, तो वॉइड्स में पानी भरा रह जाएगा, वो भी तो आपको डालना ही पड़ेगा ना। तो एक बैग सीमेंट के अंदर अगर मैं बात करूं तो अब कितना पानी चाहिए ये आप लोग देखें। तो देखो, तो टोटल आप लोगों का निकल के आया मेरा यहां पर 38%, कितना, 38% है ना, 38%। अच्छा देखो, तो आप लोगों को यहां पर ये चीज अब मैं आप लोगों को समझा देता हूं। अच्छा देखो, तो आप लोगों को वाटर कितना चाहिए सीमेंट के अंदर, 38%, यानी कि वाटर सीमेंट रेशियो आप लोगों का कितना है, 0.38, 0.38 है ना, वाटर टू सीमेंट रेशियो 0.38 है, ठीक है, 30% ऑफ द वेट ऑफ द सीमेंट। तो वाटर सीमेंट रेशियो आप लोगों का 0.38 निकल के आ गया, बिल्कुल। तो वाटर कितना चाहिए आप लोगों को, तो 38% कितना होता है, 0.38 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग यहाँ पर 50 केजी से, तो आप लोगों को केजी में पानी निकल आएगा, ठीक है। तो ये कितना निकल के आया, तो ये मेरा निकल के आया 19 केजी, ठीक है, ठीक है। 8 बजे 40, 3 बजे 15, 15 4 19, 19 केजी, 19 केजी है ना। अब 19 केजी से मैंने बोला इससे थोड़ा सा इधर भी जा सकते हो, थोड़ा सा इधर भी जा सकते हो। अब 19 के आसपास वाला जो ऑप्शन है वो आप लोग टिक करें, एक ही ऑप्शन दिख रहा है 14 केजी, क्योंकि रेंज थोड़ी इधर भी है थोड़ी इधर भी है ना। 20 ये तो 38 है, इससे इधर भी रेंज है इधर भी रेंज है ना, लेकिन आप लोग यहाँ पर ज्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा बहुत ले सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो 38 है ना, तो यहाँ पर आप लोग जो लेके माना करें, जनरली आप लोग लेके माना चाहिए, 35 से लेके आप लोग यहाँ पर 40 माना करें, है ना। इसके हिसाब से आप लोग आंसर निकाल लिया करें, ठीक है, मिल जाएगा आप लोगों को, इसी के आसपास आंसर मिल जाएगा, है ना। तो ये 14 केजी बीच में आसपास में और कोई ऑप्शन भी नहीं है ना, अदरवाइज अगर ऑप्शन में होता तो 19 के जस्ट आसपास वाला ही आप लोगों को टिक करना है, 19 के आसपास वाला ही टिक करना है। तो ऑप्शन हमारा लगा दिया ना मैंने, हाँ लगा दिया। नेक्स्ट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर सबसे पहले कौन रिएक्शन करेगा भाई, तो C3A रिएक्शन करेगा, ये तुमने बता ही दिया। नेक्स्ट, एक वॉल्यूम जो है एक बैग सीमेंट का कितना आता है वॉल्यूम। अच्छा देखो, एक बैग सीमेंट का मतलब कितना है, 50 केजी। अब ये 50 केजी पूछ रहा है आप लोगों से कि वॉल्यूम कितना है, 50 केजी आएगा एक बैग में, कितने में, एक बैग में, ठीक है, एक बैग में 50 केजी आता है। अब ये वॉल्यूम में आपको बताना है। अच्छा देखो, तो जो डेंसिटी होती है इसके लिए जानना जरूरी है। देखो, जो डेंसिटी होती है सीमेंट की वो हमारी होती है 1440 kg पर मीटर क्यूब, यानी कि ये सीधा सीधा सिंप्लीफाइड तरीके से कह रहा है कि जो 1 मीटर क्यूब का अगर यदि आप लोग सीमेंट उठाएंगे तो उसके अंदर 1440 केजी आप लोग यहां पर पाएंगे। ये होता है, ये तो होता है, इसका मतलब डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि 1 मीटर क्यूब में 1 मीटर क्यूब का अगर यदि आप गड्ढा खोदें और उसमें आप लोग सीमेंट भरें तो 1440 केजी का सीमेंट आप लोगों का भरा ही आएगा। ये होता है डेंसिटी का मतलब, है ना। एक मीटर क्यूब का आप लोग यहां पर एक कंटेनर लें, एक 1 बाय 1 का, है ना, 1 मीटर क्यूब का कंटेनर लें तो उसमें 1440 केजी सीमेंट उसके अंदर भरने में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को 1440 केजी 1 मीटर क्यूब को शो कर दे रहा है, तो आप लोग यहां पर कह दे तो 1 केजी, अब उल्टा चल रहा है मामला, है ना। देखो, तो 1 केजी जो है आप लोगों को 1/1440 मीटर क्यूब को शो कर देगा। एक बैग में 50 केजी होता है, तो 50 केजी जो है कितने को बताएगा, 50 डिवाइड बाय 1440 मीटर क्यूब, ठीक है। ये वैल्यू आप लोग डायरेक्ट याद करेंगे, 0.0347 मीटर क्यूब। ये आप लोग इसको कभी नहीं भूलना है ना, इसको कभी नहीं भूलना है, ठीक है। तो इतना मीटर क्यूब आप लोगों का होता है, तो 0.0347 ये करेक्ट आंसर है। इस चीज को कभी भूल मत जाना, एक तो इसको मत भूलना, एक इसको मत भूलना और एक इसको मत भूलना, ठीक है। इन तीनों चीजों को भूल मत जाना गलती से भी, ठीक है। कॉमनली जो है व्हाइट वॉशिंग में किसको यूज करते हैं, तो फैट लाइम को यूज करते हैं। अच्छा, लीन लाइम क्या होता है सर, देखो मैंने आप लोगों को यहां पर हाइड्रोलिक लाइम बोला, देखो फैट लाइम में मैंने क्या बोला कि फैट लाइम वो लाइम है जिसके अंदर क्ले कंटेंट जो है
क्ले कंटेंट जो है वो लेस देन 5% मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हमने बात की हाइड्रोलिक लाइम की। हाइड्रोलिक लाइम की इसके अंदर जो था क्ले कंटेंट ये कितना था, 5 से लेके 30%। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे लीन लाइम की, लीन लाइम की, तो इसमें जो क्ले कंटेंट रहेगा वो आप लोगों का ग्रेटर देन 30% रहेगा, है ना। तो ये लीन लाइम हो जाएगा। आंसर आप लोगों का यहां पर फैट लाइम है। ली चेटलियर मेथड जो है वो आप लोग कब यूज करते हैं बताओ जरा। देखो ली चेटलियर ने दो तरह से आप लोगों को यहां पर रोल प्ले करेगा सीमेंट के अंदर। ली चेटलियर फ्लास्क आप लोगों को स्पेसिफिक ग्रेविटी बताता है, जबकि ली चेटलियर मेथड ना, ली चेटलियर मेथड ये आप लोगों को साउंडनेस बताता है। क्या बताता है, साउंडनेस। इसके लिए हम यहाँ पर एक डायग्राम से मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा प्रोसेस को समझा देता हूँ आप लोगों को। चलो फिलहाल डायग्राम तो नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर बना के बता देता हूँ, है ना। चलो देखो, तो देखो डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा आप लोगों का, है ना। देखो इस तरह का एक पर्टिकुलर ली चेटलियर इंस्ट्रूमेंट आता है ना। ली चेटलियर ने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बना के दिया। इसको बोलते हैं आप लोग यहाँ पर ली चेटलियर इंस्ट्रूमेंट, है ना। ये आप लोग ली चेटलियर इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट जो है ना, देखो ये इस तरह से है कि आप लोग यहाँ पर समझे तो बीच में एक मोल्ड लगा हुआ है और उसके साइड से इस तरह से दो निकले हुए हैं, है ना। अब 3D में जो है ऐसे दिखाना पड़ेगा आप लोग को, है ना। इस तरह से निकला हुआ है, ठीक है, इस तरह से दो निकले हुए हैं, है ना, बिल्कुल सेम लेवल पे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसकी जो हाइट है ना ये भी 30 mm है, ये भी आप लोगों को 30 mm की हाइट देखने को मिलेगी, और इसका जो डाया है मोल्ड का बीच में जो लगा हुआ है ये भी 30 mm है। अब बात आती है सर साउंडनेस होता क्या है। साउंडनेस एक्चुअली में वो प्रॉपर्टी होती है जिससे आपको पता चलता है कि आपका जो सीमेंट है किस तरह से बिहेव कर रहा है वेदरिंग एक्शंस के साथ साथ, या फिर मैं कह दूं कि जो टेम्परेचर के अंदर जो चेंजेस आएंगे, या फिर आप लोग कह सकते हैं कुल मिला के कि जब ये सेट होगा उस टाइम पे जो चेंजेस आएंगे, तो उसके साथ साथ कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा इसमें एक्सपेंशन आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। क्योंकि देखो एक टाइम बाद क्या होगा, सीमेंट के अंदर आप पानी डालोगे, पानी डालने के बाद सीमेंट थोड़ा सा स्वेल कर जाता है, स्वेलिंग होती है ना, तो पेस्ट भी आप लोगों का थोड़ा सा स्वेल होगा, थोड़ा सा ऐसा होगा। तो ऐसा तो नहीं है ना जो मैं आप लोग आज बना रहा हूं जो मैं स्ट्रक्चर वो बाद में जैसे सेट हो वैसे के वैसे ही थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंड हो जाए, ज्यादा एक्सपेंशन हो जाए, है ना। तो एक्सपेंशन कितना होता है, कितना नहीं होता, कितनी वेदर रेजिस्टिंग कैपेसिटी है उसकी, ये आप लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं इस पर्टिकुलर टेस्ट से। तो यहाँ पर ये साउंडनेस जो है आप लोगों को इसी चीज का इंडिकेटर है। साउंडनेस का मतलब है कि कितना ज्यादा जो है वो रजिस्ट कर पा रहा है खुद को, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर सबसे पहले तो आप लोग सीमेंट का पेस्ट फिल करेंगे, नीचे ऊपर दोनों ग्लास का कवर लगा देते हैं। एक ग्लास का कवर नीचे, अंदर सीमेंट पेस्ट फिल किया, ऊपर ग्लास का कवर लगाया। इस पूरी की पूरी असेंबली को आप लोग यहाँ पर पानी के अंदर डाल देते हैं, सबमर्ज करा के रखते हैं 24 घंटे तक। रख दिया, बिल्कुल निकाल के लाया। निकाल के लाने के बाद आप लोग इनके जो दोनों इंडिकेटर्स हैं, ये जो दोनों इंडिकेटर दिख रहे हैं ना, इन दोनों इंडिकेटर के बीच की मैं यहाँ पर क्या है ये जो डिस्टेंस है इसको मेजरमेंट कर लेता हूँ। तो मैंने लेट मी से ये मैंने मेजरमेंट कर लिया डिस्टेंस, इसको बोला है 1 डिस्टेंस फर्स्ट। अब इस पूरी की पूरी असेंबली को वापस उठा के लेके जाएंगे और इसको गर्म करेंगे 3 घंटे तक। 3 घंटे तक गर्म किया आप लोगों ने। गर्म करने के बाद वापस से आप लोग इसकी क्या करेंगे, डिस्टेंस लेंगे। लेट मी से ये सेकंड नंबर का मेजरमेंट लिखिएगा। तो जो सेकंड डिस्टेंस और फर्स्ट डिस्टेंस के बीच में जो फर्क है ना, ये फर्क आप लोगों का 10 mm से ज्यादा नहीं आना चाहिए फॉर दी ओपीसी। अगर ओपीसी में ज्यादा आ गया ना तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों का सीमेंट क्या है, बहुत ज्यादा साउंड है, यानी कि ये क्या करेगा, अपना वॉल्यूम चेंज कर सकता है। और जो वॉल्यूम चेंज की प्रॉपर्टी है इसके अंदर, ये इसको दी किसने, तो देखो यहां पर ना 3 चीजें रिस्पॉन्सिबल है, 3 कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है। एक तो है आप लोगों का यहां पर L, एक है S, एक है M। यहां पर L आपको रिप्रेजेंट करता है लाइम को, S आपका रिप्रेजेंट करता है सल्फर को, ना कि सिलिका को, सल्फर को, और थर्ड नंबर पे M यहां पर जो इसको रिप्रेजेंट करता है मैग्नीशिया को। ये तीनों के तीनों ना साउंडनेस की प्रॉपर्टी आप लोगों को देते हैं, यानी कि हमारे सीमेंट को अनसाउंड बनाते हैं। सीमेंट के अंदर क्या करते हैं, यहां पर एक्सपेंशन ले आते हैं, ठीक है। तो 3 है, ये 3 कंपाउंड जो है ये रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। तो ओपीसी अगर यदि आप लोग यहां पर देख रहे हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए, ये जो दोनों का डिस्टेंस है इंडिकेटर्स का, ये 10 mm से ज्यादा नहीं आना चाहिए, है ना। इस तरह से हम लोग यहां पर ली चेटलियर से साउंडनेस का डिटर्मिनेशन करते हैं। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट सवाल। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट जो है वो डन किया जाता है किसके साथ, देखो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी आप लोग यहां पर जब सीमेंट पेस्ट को हम लोग यूज कर रहे होते हैं ना, तो कितना सीमेंट पेस्ट जो है वो आप लोगों को बनाना है। सीमेंट पेस्ट का मतलब क्या है, देखो सीमेंट के अंदर पानी मिलाना है। अब बेसिकली कितने परसेंटेज पानी पे वो एकदम प्रॉपर तरीके से वर्केबिलिटी भी अच्छी देगा, मतलब कुल मिला के काम भी उससे अच्छे से कर सकते हैं, स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी दे देता है। इतना कितना पानी है जो मैं उसको दूं, है ना, मतलब कितने पानी के साथ मैं काम करूं एक सीमेंट के साथ।
ये आप लोगों को बताता है कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी के लिए जो टेस्ट हम लोग यहाँ पर करते हैं उस टेस्ट का नाम है आपका विकेट एपरेटस टेस्ट। कौन सा? विकेट एपरेटस, है ना। लीच एटलियर साउंडनेस के काम आता है। ब्लेन जो है ये आप लोगों को फाइननेस का टेस्ट है। मैं बताता हूँ सीमेंट की जो फाइननेस है इसका टेस्ट आप लोगों का ब्लेन्स एपरेटस टेस्ट है। ये इसकी साउंडनेस का टेस्ट है, ठीक है। ये सीमेंट का टेस्ट नहीं है, वेन एपरेटस से आप लोग यहाँ पर सीमेंट के ऊपर टेस्टिंग नहीं करते हैं, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो विकेट एपरेटस, अच्छा कंसिस्टेंसी का भी देखना है क्या? कंसिस्टेंसी के बारे में एक और बात देख लो कि जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है ना वो लगभग आपको 30% ऑफ दी वाटर कंटेंट में मिलेगी, यानी कि 30% पानी आप लोग यहाँ पर यूज करें ऑफ द वेट ऑफ द सीमेंट। ये आप लोगों का सबसे बेस्ट रहता है कंसिस्टेंसी के अंदर। तो ये आप लोगों की स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी की वैल्यू है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी की वैल्यू। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी आप लोगों को उस लिए भी चाहिए होती है जिसके थ्रू आप लोग यहाँ पर क्या कर सकेंगे, बाकी सारे जो आप लोग काम में ले रहे हैं ना, अब जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि आप लोग बाकी टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो बाकी टेस्ट में कितना पानी, देखो हर बार आप लोग हर बार जो अलग अलग टेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर लीच एटलियर टेस्ट किया, तो लीच एटलियर टेस्ट में यहाँ पर मैं जो सीमेंट पेस्ट बना रहा हूँ इसमें कितना पानी डालेगा, ये भी उससे कंसिस्टेंसी पे डिपेंड रहता है। तो आप लोग जो पानी यूज करते हैं 0.78 पी यूज करते हैं। पी मतलब स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का 78% पानी आप लोग यहाँ पर यूज करते हैं, उसके बाद आप लोग ये काम करते हैं, है ना। तो इसीलिए स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी बैठ जाती है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी आप लोगों को ये बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 डे की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो आप लोग 70.7, देखो 70.06 जो है इसका करेक्ट आंसर है, मैं बता देता हूं आप लोगों को एमएम, बट यहां पर ये दे रखा है वो भी ठीक है। मोटार आप लोग कितना भरते हैं सीमेंट सैंड का प्रोपोर्शन, तो मैंने बताया आपको 1:3 का प्रोपोर्शन लेते हैं आप लोग, है ना। खाली सीमेंट नहीं ले सकते आप लोग, ओनली सीमेंट का पेस्ट नहीं बना सकते, सीमेंट के पेस्ट से आप लोग टेस्ट नहीं करते, क्योंकि सीमेंट से अगर मान लो आप लोगों ने क्यूब बना दिया, आपने सेम क्यों बना ली ये मैं बताता हूं। अगर आपने सिर्फ सीमेंट का इतना बड़ा क्यूब बना दिया ना, तो सीमेंट जो है ना वो हाइड्रेशन करता है, यानी कि उसमें पानी डालो वैसे ही वो रिएक्शन करना चालू करता है। इस प्रोसेस को हाइड्रेशन कहते हैं। हाइड्रेशन के प्रोसेस में हीट निकलती है, हीट की वजह से क्या होता है, हीट की वजह से आप लोगों को क्रैक आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, है ना। साथ के साथ ही एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हुए देखोगे तो ये श्रिंक भी होने लगता है, इसमें से पानी भी थोड़ा सा उड़ने लगता है ना, तो श्रिंक होने की भी इसमें यहाँ पर प्रॉपर्टी रहती है। तो हाइड्रेशन भी होता है, श्रिंक भी हो सकता है, क्रैक से भी प्रोन रहता है अकेला सिर्फ सीमेंट। इसीलिए आप लोग यहाँ पर सीमेंट के साथ सैंड को यूज करते हैं। सैंड जो है सीमेंट के पार्टिकल्स को थोड़ा सा दूर दूर फैला देता है, यानी कि एक तरह से बल्क करने का काम करता है ये, है ना। जैसे हम कहते हैं कि सब्जी के अंदर आप लोग यहाँ पर देखें तो कुछ नहीं होता, तो पानी डाल के थोड़ा सा मिर्च मसाला करके थोड़ा सा बड़ी कर देते हैं, सेम काम आप लोग को ये करता है ना, सैंड करती है 1:3। सैंड जो है आप लोग किसी तरह से स्ट्रेंथ नहीं देती है, पहले बता देता हूँ। सैंड जो है सिर्फ बल्क करने का काम करती है हमारे पास। नेक्स्ट 43 ग्रेड की 28वें दिन की स्ट्रेंथ कितनी रहेगी, तो 43 रहेगी, सिंपल है, ये तो मैंने बताया, उसका नाम 43 इसीलिए है। नेक्स्ट, इनमें से कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर C3S, C2S, C3S और सबके नाम आ जाएगा, सबसे पहले कौन सा सेट होगा और सबसे पहले कौन सा हार्डन होगा, बताओ जरा। इस पर्टिकुलर सवाल का जवाब मैं आप लोग बहुत बार दे चुका हूं कि C3A जो है सबसे पहले रिएक्ट करेगा और यही साथ के साथ आप लोगों को यहाँ पर सेट भी हो जाएगा। नेक्स्ट, सबसे पहले कौन सा सेट होगा, देखो C3A, अगेन 2009 का सवाल। इनमें से कौन सा जो बॉक कंपाउंड है सीमेंट का वो सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन लिबरेट करता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है किसके बेसिस पे आप लोग यहां पर देखेंगे तो वो भी आप लोगों को यहां पर समझ लेना। देखो सबसे पहले रिएक्शन करता है C3A, तो C3A सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन देगा। इसके बाद जो है आप लोगों को हीट ऑफ हाइड्रेशन देता है C3S, उसके बाद देता है C4AF और उसके बाद देता है C2S। ये हमारा किसके अकॉर्डिंग है, ये हीट ऑफ हाइड्रेशन के अकॉर्डिंग है, ये हीट ऑफ हाइड्रेशन के अकॉर्डिंग है। अगर मैं रेट ऑफ हाइड्रेशन के अकॉर्डिंग देखूं, स्पीड ऑफ हाइड्रेशन के अकॉर्डिंग, है ना, ये दोनों अलग अलग है, हीट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ हाइड्रेशन। तो C4AF की स्पीड बहुत तेज होती है, हालांकि कम होता है लेकिन क्वांटिटी कम होती है, हीट थोड़ी कम निकालता है, लेकिन इसकी जो स्पीड है जितनी स्पीड से निकलती है बहुत स्पीड से निकलती है ना। इसके बाद रेस्ट ऑफ दी आप लोग यहां पर सेम तरह से लिखते हैं। C2S तो ऐसे बहुत फाइनल में जाके बनता है, तो C2S की तो आप लोग वैसे भी नहीं मान सकते। C2S जो है अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है, ये बिल्कुल एंड में बनता है, तो ये बहुत ही सबसे एंड में हो जाएगा, ये एंड का दावेदार है। पहले के दावेदार आपको पता है C3A रहेगा, फिर C2S, फिर सॉरी C3S आ जाएगा, फिर C4AF आ जाएगा ना।
तो सबसे मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन कौन देता है? मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन C3A देता है आप लोगों का। सी ऑप्शन फॉर दिस 23rd क्वेश्चन वुड बी माय करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ पानी कितना आप लोग लेते हैं सेटिंग टाइम टेस्ट के अंदर? अच्छा देखो, सेटिंग टाइम टेस्ट का देखो मैं आपको बताता हूं, कंसिस्टेंसी के लिए आप लोग किसका काम में लेते हैं? विकेट एपरेटस को काम में लेते हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए विकेट को ही काम में लेते हैं। फाइनल सेटिंग टाइम के लिए विकेट को ही काम में लेते हैं। विकेट एपरेटस आप लोगों को तीनों रिजल्ट देता है, इनिशियल, कंसिस्टेंसी टेस्ट, कंसिस्टेंसी भी आप लोगों का यहां पर इससे करेंगे, इनिशियल सेटिंग टाइम भी आप लोग इससे करेंगे, फाइनल सेटिंग टाइम भी आप लोग यहां पर इससे करेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखो, जो आप लोग इनिशियल फाइनल करते हैं ना, तो उसमें कितना पानी मिलाएंगे ये डिपेंड करेगा कंसिस्टेंसी के ऊपर। तो हम लोग यहां पर 85% पानी मिलाते हैं ऑफ द कंसिस्टेंसी, तो 0.85 पी यहां पर कंसिस्टेंसी को डिनोट करता है, तो 0.85 पी पानी आप लोग यहां पर इसमें मिला देते हैं। ठीक है, पढ़े आगे। जिप्सम जो है वो सीमेंट के अंदर क्या काम करता है? तो सीमेंट के अंदर ये रिटार्डर का काम करता है। मैंने बताया ये स्लो डाउन कर देता है। अगर यदि ये स्लो डाउन नहीं कर रहा होता तो आप लोग इसको अलग कह दें। जो चीजें रिएक्शन को तेज करेगी उनको एक्सेलरेटर कहेंगे। ऐसे एजेंट जो कि बबल टाइप फॉर्मेशन दे देते हैं हमारे सीमेंट के अंदर, उनको आप लोग यहां पर एयर एंट्रेनिंग एजेंट कहते हैं। आपको पता है फ्रीजिंग थ्रोइंग होने वाली है किसी जगह पे, कोल्ड जगह पे काम करना है। पानी बार बार जमेगा, फैलेगा, जमेगा, पिघलेगा, जमेगा, पिघलेगा। ठीक है, सीधी सी बात है, कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक्सपेंशन होगा। तो सीमेंट में स्पेस प्रोवाइड कराने के लिए आप लोग यहां पर एयर एंट्रेनिंग एजेंट को यूज कर लेते हैं। ठीक है, प्लास्टिसाइजर क्या होते हैं? प्लास्टिसाइजर आप लोगों के अगर मान लो कभी ऐसा है कि मान लो आप लोग थोड़ा सा कम पानी यूज करना चाह रहे हैं, कि आप लोग चाहते हैं यार पानी नहीं है, थोड़ा सा कम पानी पे मेरे को अच्छी और बढ़िया आप लोगों को वर्केबिलिटी मिल जाए, यानी कि आप लोग काम आराम से कर सके। क्योंकि देखो सीमेंट के अंदर जितना ज्यादा पानी डालोगे ना, उतना आसानी से आप लोग काम कर पाएंगे। ठीक है, सीधी बात है, प्लेस करना है आप लोगों को, फिनिश करना है आप लोगों को, है ना। तो आप लोग कभी कभी चाहते हैं कि यार पानी कम डालूं और साथ के साथ एक बढ़िया आराम से फिनिशिंग कर दूं, तो वो काम आपका प्लास्टिसाइजर करता है। प्लास्टिसाइजर आपको कम पानी पे अच्छी वर्केबिलिटी लाके दे देता है ना। लेकिन यहां पर पूछा है कि क्या काम करता है जिप्सम? स्लो डाउन कर देता है प्रोसेस को, फ्लैश सेट होने से बचाता है आप लोगों को, इसीलिए इसको रिटार्डर हम लोग यहां पर बोल देते हैं। ठीक है, फिलहाल देखो इस सेशन में इतना ही, आप लोगों को इतनी सारी चीजें समझा दी है। अभी विकेट एपरेटस को अभी आप लोगों को और अच्छे से मैं आप लोगों को बताऊंगा। नाम से ही काफी नहीं है, उसको हम लोग यहाँ पर डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ विकेट एपरेटस के बारे में, है ना। किस तरह से इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम का टेस्ट करेंगे, कंसिस्टेंसी का टेस्ट करेंगे, विद डायग्राम बताऊंगा इस सेशन में, लेकिन अगले वाले सेशन में, है ना। फिलहाल मेरे पास डायग्राम नहीं था, इसलिए मैंने आप लोगों को डाटा बता दिया। ठीक है, मिलते हैं बाकी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।